दोस्तों, अगर हम जियोग्राफिकल टर्म्स पे बात करें तो लगभग हर सदी में हमने कुछ न कुछ बदलते जरूर देखा है। चाहे वो राइजिंग सी लेवल के वजह से किसी आइलैंड का डूबना हो या फिर किसी नदी का रुख बदलना, यह धरती अपने फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को लगातार बदलते रहती है। उदाहरण के तौर पर साइंटिफिक एविडेंस के अकॉर्डिंग हर साल हमारे हिमालय रेंजेस 5 मिलीमीटर तक इंक्रीज हो रही है। दोस्तों, आज हम इस चेंज के बारे में बात करने वाले हैं जो पहले भी हुआ है और अभी भी हो रही है, लेकिन इसके फुल इम्पैक्ट आने में हजारों साल लग जाएंगे। इस चेंज का मुख्य कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स। दरअसल हमारे अर्थ के लिथोस्फीयर कई प्लेट टेक्टोनिक्स से बटा हुआ है। लिथोस्फीयर अर्थ के उस हिस्से को कहते हैं जो क्रस्ट और मेंटल के ऊपर के पार्ट से बनता है। लिथोस्फीयर पे मौजूद ये प्लेट स्टैटिक नहीं होते, बल्कि अलग अलग स्पीड पे मूवमेंट करते रहते हैं। इस मूवमेंट के पीछे क्या फैक्टर है, इसके लिए अभी भी डिबेट जारी है, लेकिन कुछ बाइंडली एक्सेप्टेड रीजंस है, जैसे कि एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करेंट्स और प्लेट्स के बीच बाउंड्री में जनरेटेड फोर्सेस। ये फोर्सेस केवल प्लेट्स को शिफ्ट नहीं करता, बल्कि इनके वजह से प्लेट कभी कभी रप्चर भी हो जाते हैं और ऐसे रप्चर से रिफ्ट बनता है और इसके चलते नई प्लेट बाउंड्रीज क्रिएट होते हैं। आज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम में ऐसे ही एक फिनोमिनन है जो करंटली देखने को मिल रहा है। नॉर्थ में गल्फ ऑफ एडन से साउथ में जिम्बाब्वे तक स्ट्रेच होने वाली ये 3000 किलोमीटर लॉन्ग ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली अफ्रीकन प्लेट को दो अनइक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, जिनमें से एक सोमालियन प्लेट है और दूसरे न्यूबियन प्लेट। वैसे तो ये रिफ्टिंग प्रोसेस बड़े लंबे समय से जारी है, लेकिन 2018 में ये पोटेंशियल स्प्लिट सुर्खियों पे तब छा गया जब केनियन रिफ्ट वैली में एक बड़ा क्रैक सामने आया। इसके चलते नैरोबी नैरो खाई का एक पार्ट कोलैप्स हो गया। इस क्रैक के सामने आने से इसे तुरंत ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट से जुड़े टेक्टोनिक एक्टिविटी के साथ लिंक किया गया। ऐसे तो कई जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये इरोजनल गली फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन सवाल रह जाता है कि उसी जगह पे क्यों फॉर्म हुआ। क्या सच में इसका संबंध ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के साथ किया जा सकता है या नहीं। कहा जा रहा है कि अगर ये क्रैक बढ़ता गया तो अफ्रीका दो लैंड मासेस पे बच जाएगा और जिनके बीच एक नया महासागर का फॉर्म होगा। ऐसा हुआ तो उगांडा और जाम्बिया जैसे कंट्रीज का अलग कोस्टलाइन बन जाएगा। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो डिस्कशन में इसी रिफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये ऐसा कब तक हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा इसका पॉसिबल फ्यूचर इम्पैक्ट्स। दोस्तों, साइंस डायरेक्ट जनरल के अकॉर्डिंग रिफ्टिंग तब होता है जब एक सिंगल टेक्टोनिक प्लेट्स दो या दो से ज्यादा प्लेट्स पे डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे में एक लोलैंड रीजन का फॉर्मेशन होता है जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। ये रिफ्ट वैलीज लैंड में भी हो सकते हैं और ओशियन फ्लोर में भी। जब लिथोस्फीयर में हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स काम करता है तब ये स्ट्रेच करते हैं, तब दोनों लैंड मासेस के बीच एक गैप बन जाते हैं। अल्टीमेटली स्ट्रेच बढ़ते बढ़ते ये गैप इतना बढ़ जाता है कि ये क्रैक टूटकर रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान कई सरफेस मैनिफेस्टेशन होते हैं, जैसे वोल्केनिक इरेप्शन और सिस्मिक एक्टिविटीज। ये रिफ्टिंग कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप की पहली स्टेज होती है, जो अगर सक्सेसफुली हुई तो एक नया ओशियन बेसिन का फॉर्मेशन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम 138 मिलियन ईयर पहले हुए इवेंट्स को ले सकते हैं, जब साउथ अमेरिका और अफ्रीका का स्प्लिट के बाद एक नया साउथ अटलांटिक ओशियन का इमर्ज हुआ था। यही वजह है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका का कोस्ट लाइन एक जिक्सो पजल की तरह दो हिस्से नजर आते हैं। अगर आप इन्हें जोड़ के देखें तो कि पाएंगे ये एक दूसरे से फिट हो जाएंगे। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट की कहानी कुछ ऐसा ही है। अगर हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के बात करें तो ये एक एक्टिव रिफ्ट है, जहाँ नीचे मौजूद मैंटल के सर्कुलेशन के वजह से स्ट्रेस पैदा हो रही है। दोस्तों, यहाँ हम जानकारी के लिए बता दें कि मेंटल सिलिकेट रॉक के एक लेयर को कहते हैं जो अर्थ के आउटर कोर और क्रस्ट के बीच में मौजूद है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में हो रहे मेंटल सर्कुलेशन का मतलब है कि जैसे जैसे मेंटल प्लूम लिथोस्फीयर को ऊपर पुश करता है, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ लिथोस्फीयर वीकन हो जाते हैं। इसके रिजल्ट फॉल्ट क्रिएशन के रूप में हमारे सामने आते हैं। दोस्तों, मेंटल प्लूम यानी अर्थ के रॉकी आउटर लेयर यानी क्रस्ट के नीचे वाला हिस्सा है, जहां मैग्मा सबसे गर्म रहता है। इस एक्स्ट्रा हॉट मैग्मा से जनरेटेड हीट के वजह से ये रॉकी क्रस्ट पिघलने लगता है। इसके वजह से अर्थ के सरफेस पे वोल्केनिक इंटेंसिटी एक्सटेंड हो जाती है। इसी एक्सट्रीम हीट मेंटल प्लूम के एविडेंस अफ्रीकन सुपर स्वेल नाम के जियोग्राफिकल डेटा में पाया गया है। ये सुपर प्लूम न सिर्फ रिफ्ट वैली फॉर्मेशन का एक वाइडली एक्सेप्टेड सोर्स है, बल्कि सदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटू के हाई टोपोग्राफी को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्ट के टोपोग्राफी काफी डिस्टिंक्ट होती है
जिसको हायर टेरेंट से सराउंडेड एक सीरीज ऑफ फॉल्ट बाउंड्री डिप्रेशन से कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। ईस्ट अफ्रीकन सिस्टम में ऐसे कई रिफ्ट वैलीज है जहां एक दूसरे से लार्ज बॉन्डिंग फॉल्ट्स द्वारा सेपरेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब फीचर्स एक ही समय पे फॉर्म हुए हैं, बल्कि इनकी फॉर्मेशन एक सीक्वेंस के तरह हुआ जो लगभग 30 मिलियन ईयर पहले नॉर्दर्न इथियोपिया के अफार रीजन से शुरू हुआ और एनुअली 2.5 से 5 सेंटीमीटर रेट से साउथवर्ड जिम्बाब्वे के तरफ स्प्रेड होने लगा। वैसे तो नॉर्मली इन रिफ्टिंग प्रोसेस को नोटिस नहीं करते, लेकिन कुछ सरफेस मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पुराने फॉल्ट्स के आसपास नए फॉल्ट्स, फिस्यूट्स, क्रैक्ड और रिन्यूड मूवमेंट के चलते न्यूबियन और सोमालियन प्लेट जिस तरह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जिससे इस रीजन्स पर अर्थक्वेक के चांस और भी हाई हो रही है। हालांकि ईस्ट अफ्रीका में ज्यादातर सिस्मिक एक्टिविटीज रिफ्ट वैली के पास वाइडली स्प्रेड है और रिलेटिवली स्मॉल मैग्नीट्यूड के हैं। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के फॉर्मेशन 2005 में इथियोपिया के डेजर्ट पे इमर्ज करने वाले 35 मील लॉन्ग एक क्रैक से शुरू हुआ था। इसी डेवलपमेंट में एक नया सी के फॉर्मेशन को जन्म दिया। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स नाम के पीयर रिव्यूड जर्नल में प्रेजेंट किए गए सिस्मिक डेटा के मुताबिक ये रिफ्ट फॉर्मेशन टेक्टोनिक प्रोसेस द्वारा ड्रिवन था। ठीक ऐसे ही प्रोसेसेस जो ओशियन बेल्ट्स पे पाए जाते हैं। इस क्रैक को 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के बॉर्डर पे आइडेंटिफाई किया गया, जो एक दूसरे से काफी लंबे समय से डिस्ट्रिंक होते जा रही है। ये 3 प्लेट है अफ्रीकन न्यूबियन, अफ्रीकन सोमालिया और अरबियन। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के डॉक्टरेट स्टूडेंट क्रिस्टोफर मुरे का कहना है कि अर्थ में ये अकेला एक रीजन है जहां हम कॉन्टिनेंटल रिफ्ट्स को ओशियनिक रिफ्ट से तब्दील होते स्टडी कर सकते हैं। इस रिफ्ट से जुड़ी एक दिलचस्प बात ये भी है, इसी टेक्टोनिक शिफ्ट के चलते ईस्ट अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के बीच रेड सी और गल्फ ऑफ अडान क्रिएट हुआ। 2018 में सैटेलाइट रडार से ईस्ट अफ्रीका में वोल्केनिक एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हुए मुर्रे ने कहा था ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कॉम्पोजिशन और डेंसिटी में काफी अलग होते हैं। जीपीएस ट्रैकिंग से पता चला कि इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच लैंड मूवमेंट्स अलग अलग रेट से कॉन्टिन्यूसली डेवलप्ड होते गए। फॉर एग्जांपल, अरबियन प्लेट्स अफ्रीकन प्लेट से एनुअली 1 इंच पर ईयर के रेट से दूर हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक समय ऐसे आएगा जब रेड सी और गल्फ ऑफ अडान अफार रीजन पे फ्लड ला देगा और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली एक नया ओशियन बन जाएगा। दोस्तों, अफार रीजन, जिसे रीजन 2 के भी नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न इथियोपिया का एक रीजनल स्टेट है जहां अफार नाम का एक एथनिक ग्रुप रहता है। साथ ही कहा जाता है कि इस रिफ्टिंग से ईस्ट अफ्रीकन का पार्ट एक सेपरेट कॉन्टिनेंट बन जाएगा। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट इसलिए भी यूनिक है कि हमें अलग अलग स्टेजेस पे रिफ्टिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करने में हमें मौका देता है। साउथ में जहाँ ये रिफ्ट नया है वहाँ एक्सटेंशन रेट भी लो है और फॉल्टिंग वाइड एरिया को भी कवर करते हैं। साथ ही इस एरिया पे वोल्केनिक और सिस्मिक एक्टिविटी भी लिमिट है। वहीं अफार रीजन पूरा रिफ्ट वैली वोल्केनिक फ्लोर एरिया से कवर्ड है, जिससे ये पता चलता है कि इस रीजन पे लिथोस्फीयर एरिया इतना पतला हो चुका है कि वो किसी भी वक्त टूट सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो टूटी प्लेट्स के बीच के गैप में मैग्मा सॉलिडिफाई होकर नया ओशियन फॉर्म कर देगा और इवेंचुअली पूरे रिफ्ट के लेंथ पे सी फ्लोर स्प्रेड होते होते आसपास के ओशियन के पानी यहाँ फ्लो करने लगेगा। साथ ही इसी के चलते इंडियन ओशियन में इथियोपिया, सोमालिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के टूटे हिस्से के लार्ज आइलैंड्स फॉर्म होंगे। दोस्तों, रिफ्टिंग यूजुअली स्लो प्रोसेस है। इनके मैच्योर स्टेट आने में 1000 साल लग जाते हैं। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जिन नए ओशियन के हम बात कर रहे हैं उसे फॉर्म्स होने में कम से कम 5 to 10 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। इस रिफ्ट्स में जो स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स क्रिएट होगा, सोमालिया, केनिया, इथियोपिया और तंजानिया शामिल होगा। बहरहाल शायद हम और आप ये मैग्निफिसेंट अर्थ मिरेकल्स को देख ना पाए, लेकिन एक बात तय है कि ये रिफ्टिंग प्रोसेस हमारे ग्लोब को एक नया आकार जरूर प्रदान करेगी। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करें, वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।